नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 2 यानी कि MZ2 पेपर जो आपका और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, तो इसके हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हम लोग जो कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं आपके यूनिट 1 से, लेकिन क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी कि आप लोग का सिलेबस क्या है मेजर पेपर 2 हिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये आपका सिलेबस है सेशन 2025 से 29 है सेमेस्टर 2 के लिए। यहाँ पर कोर्स आपका है मेजर 2 यानी कि मेजर पेपर 2 जो आपका है। और इसमें जो आपका पेपर का क्या नाम है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पोस्ट मौर्यन टू 650 AD। तो यहाँ तक आपको जो पढ़ना है इसमें। और जो आपके जो क्रेडिट रहेंगे 4 क्रेडिट रहेंगे, और जो इसका टीचिंग आवर्स यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आपके सिलेबस जो है फुल मार्क्स रहेगा, 75 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में लिया जाएगा। तो ये आपके जो कुछ टाइमिंग है, और पासिंग मार्क आपको 40 नंबर लाना है, यानी कि इसमें जो 75 में आपको 30 नंबर लाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोर्स ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेंशन किए गए, और इसके बाद आपके कोर्स आउटकम मेंशन किए गए। तो आपके जो सिलेबस में यूनिट है आपके टोटल 4 यूनिट है, यानी कि ये पहला यूनिट है, यूनिट 2 और यूनिट 3, और नीचे देखेंगे आपको यूनिट 4 देखने को मिलेगा। तो यूनिट 1 में आपको जो क्या क्या पढ़ना है, तो सुंग, बैक्टीरियन, ग्रीक्स और साइक्थेनियंस इनके पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आपका कुषाण पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपका रिलीजन एंड कल्चर है, एमरजेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म, बाजारन, और उसके बाद जो है पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड लिटरेचर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सातवाहन पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड ग्रांट्स, इसके बाद संगम पॉलिटी पढ़ना है, फिर संगम एज, सोसाइटी, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एज ऑफ गुप्त, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक ड्यूरिंग गुप्त पीरियड, इसके बाद आपको हर्षवर्धन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है फ्यूडलिज्म, मैन फ्यूचर्स, डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन फेडरलिज्म, इसके बाद आपका सोशल चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड, पोजीशन ऑफ वुमेन, क्रिएट सिस्टम, राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, ट्रेड एंड ट्रेड राउट्स। तो ये आपके जो सिलेबस है, और सिलेबस आपके इंग्लिश में दिए गए। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन जो रहते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये जो कुछ आपके सजेस्टेड रीडिंग है, तो ये सभी बुक का आप जो मदद ले सकते हैं। लेकिन आप लोग को बुक तो आप मतलब कि आप लोगों को पता है कि बुक लेना बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए सबसे भी, यानी कि इतने बुक पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो कुछ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे यूनिट 1 के, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, और अपने से भी अगर कुछ एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हैं तो आप लोग अपने से भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। जो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट वेर द मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिटी ऑफ द सुंग, यानी कि सुंगों की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो सुंगों की जो शासन व्यवस्था थी इसकी जो क्या मुख्य विशेषताएं थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो सुंग शासन जो है उत्तर मौर्य काल की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था थी। तो सुंग शासन कैसी थी, तो ये आपका उत्तर मौर्य काल यानी कि पोस्ट मौर्यन काल की जो महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था थी। और इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं यानी कि कुछ मेन फीचर्स है, जैसे कि राजतंत्रात्मक शासन, शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता, प्रांतीय प्रशासन, ब्राह्मण धर्म का संरक्षण और सैन्य शक्ति पर विशेष बल। तो ये सभी जो कुछ सुंगों की शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वेयर द बैक्टीरियन ग्रीक्स, यानी कि बैक्टीरियन यूनानी कौन थे। तो बैक्टीरियन यूनानी कौन थे, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो बैक्टीरियन यूनानी जो है मध्य एशिया के बैक्टीरिया क्षेत्र के यूनानी शासक थे। तो कौन थे, तो ये जो है मध्य एशिया के बैक्टीरिया क्षेत्र के यूनानी शासक थे। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि मुख्य बिंदु है उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया। तो ये आपका जो बैक्टीरियन यूनानी थे, इन्होंने जो उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया। उत्तर मौर्य काल के प्रमुख विदेशी शासक थे। इसके बाद आपका भारत राजनीति एवं संस्कृति को प्रभावित किया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्थियन पॉलिटी, यानी कि स्थियनों की शासन व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखी है। और इसको जो संको भी कहा जाता है, जो कि ब्रैकेट में लिखा गया, यानी कि स्थियन जो है उत्तर मौर्य काल के जो प्रमुख विदेशी शासक थे। ये जो उत्तर मौर्य काल के जो प्रमुख विदेशी शासक थे स्थियन, और इनके जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि शक्तिशाली राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, और प्रांतों पर छत्रपों के माध्यम से प्रशासन, यानी कि जो भी प्रांत थे उन पे गवर्नरों के माध्यम से प्रशासन। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
व्हाट इज महायान बुद्धिज्म, यानी कि महायान बौद्ध धर्म क्या है? तो महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ मुख्य बिंदु है, इसमें बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया, यानी कि ईश्वर के बराबर माना गया है बुद्ध को। बौद्धिक तत्व आदर्श को महत्व दिया गया, भक्ति एवं करुणा पर विशेष बल दिया गया। ये कुछ इसके जो मुख्य बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय पोस्ट मौर्यन आर्ट, यानी कि जो उत्तर मौर्य कला से क्या अभिप्राय, यानी कि उत्तर मौर्य कला से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर मौर्य कला से अभिप्राय मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद विकसित कला से, यानी कि जो मौर्य कला, जो मौर्य साम्राज्य जो खत्म हुआ, पतन हुआ, तो इसके बाद के जो विकसित कला से है। और इसका जो कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि स्तूप, चैत्य और विहारों का विकास, मूर्ति कला एवं स्थापत्य कला की उल्लेखनीय प्रगति। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिटी ऑफ द शुंग, यानी कि शुंगों की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो शुंगों की शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर पे चलने से पहले बता दूं कि आप लोग को अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीमी पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो पीडीएफ का जो लिंक दिया गया है, तो पीडीएफ के लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके उत्तर है आपके शुंगों की शासन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। तो शुंग वंश ने जो है मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में शासन स्थापित किया। तो कब इन्होंने जो है अपना शासन व्यवस्थित किया शुंग वंश ने? तो मौर्य साम्राज्य के बाद, यानी कि इसके पतन के बाद। और इस वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। तो इसके जो संस्थापक थे शुंग वंश के, तो पुष्यमित्र शुंग थे। और शुंगों की शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित है। तो ये जो है, ये जो शुंगों की शासन व्यवस्था थी ये राजतंत्र पर आधारित थी तथा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया, यानी कि जो भी इसकी प्रशासन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जो है और भी अधिक विशिष्ट, अधिक सुदृढ़ बनाने पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया शुंगों की शासन व्यवस्था में। शुंगों की शासन व्यवस्था की जो कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि आपका राजतंत्रात्मक शासन, राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, यानी कि सबसे जो ऊंचा पद पे अधिकारी रहता था वो राजा ही होता था। और शासन की जो समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी, यानी कि शासन की जो भी शक्तियां थी वो सभी शक्तियां जो राजा के पास होती थी। इसके बाद आपका सुदृढ़ केंद्रित सत्ता, यानी कि सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता, राज्य प्रशासन, न्याय और सेना का प्रमुख होता था तथा राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता था। तो राजा जो होता था वो जो न्याय और सेना का जो प्रमुख होता था और राज्य के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय थे, जो भी डिसीजन थे वो खुद से लेता था, राजा द्वारा लिया जाता था। इसके बाद आपका प्रांतीय प्रशासन, विशाल राज्य के सुचारू संचालन के लिए उसे विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया था जहाँ स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि जो भी विशाल राज्य, बहुत ही बड़ा राज्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, अच्छे ढंग से संचालन के लिए उसे जो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया गया था जहां जो स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, यानी कि अलग अलग प्रांत में उसके लिए अलग से अधिकारी को नियुक्त किया गया था। इसके बाद सैन्य व्यवस्था, यानी कि सैनिक व्यवस्था, तो राज्य की सुरक्षा के लिए जो, यानी कि राज्य की जो सुरक्षा के लिए सशक्त सेना रखी गई तथा सीमाओं की रक्षा पर विशेष बल दिया गया, यानी कि जो भी बॉर्डर है इसके रक्षाओं पर भी ज़्यादातर ध्यान दिया गया और राज्य की सुरक्षा के लिए और भी सैनिकों की सशक्त जरूरत थी, इसकी सुरक्षा के लिए सैनिक को रखे गए थे। ठीक है। इसके बाद आपका है ब्राह्मण धर्म का संरक्षण। शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म और वैदिक परंपराओं को संरक्षण दिया जिससे उनका राजनीतिक आधार भी मजबूत हुआ। तो इन्होंने जो है ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया, जो कि आपकी शुंग व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पॉलिटी ऑफ द कुषाण, यानी कि कुषाणों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो कुषाण की शासन व्यवस्था किस तरह थी इसके बारे में आपको वर्णन करके बताना है। तो कुषाण जो उत्तर मौर्य काल के प्रमुख शासक थे जिन्होंने जो उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य एशिया के विस्तृत क्षेत्रों पर शासन किया। तो कुषाण जो कौन थे? तो उत्तर मौर्य काल के जो प्रमुख शासक थे और इन्होंने जो उत्तर पश्चिम भारत और मध्य एशिया के जो कुछ क्षेत्रों पर, विस्तृत क्षेत्रों पर जो शासन किया था। और उनकी शासन व्यवस्था, यानी कि जो कुषाणों की शासन व्यवस्था थी, सुदृढ़, संगठित तथा राजतंत्रात्मक थी। उन्होंने जो विशाल साम्राज्य के प्रभावी संचालन के लिए प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया, यानी कि जो बड़े साम्राज्य थे तो इसे जो अच्छे ढंग से चलाने के लिए, प्रभावी संचालन के लिए जो प्रशासन को जो है व्यवस्थित रूप दे दिया। और कुषाणों की शासन व्यवस्था किस तरह की थी? तो पहला तो आपका क्या है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। राजा जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, सबसे ऊंचा अधिकारी होता था। प्रशासन, न्याय तथा सेना का नियंत्रण जो उसी के हाथों में रहता था। राजा के पास प्रशासन हो, न्याय हो या फिर सेना हो, तो इसका नियंत्रण जो कंट्रोल था इन्हें राजा के हाथों में होता था।
सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता, सम्राट के नेतृत्व में शासन संचालित होता था तथा महत्वपूर्ण निर्णय जो केंद्रीय स्तर पर लिए जाते थे। इसके बाद आपका प्रांत प्रशासन है। विशाल साम्राज्य के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न प्रांत बनाए गए जहां अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, यानी कि अलग अलग प्रांत बनाए गए बड़े साम्राज्य के अच्छे ढंग से चलाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए। इसके बाद आपका जो सैन्य संगठन, राज्य की सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के लिए जो शक्तिशाली सेना रखी गई। विदेशी एवं भारतीय परंपराओं का समन्वय, शासन व्यवस्था में स्थानीय आवश्यकताओं के साथ विभिन्न जो है प्रशासनिक परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। इसके जो राजनीतिक महत्व थे, जो कुषाणों ने जो उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित की तथा बाद के शासकों के लिए जो सुदृढ़ प्रशासनिक आधार तैयार किया। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, डिस्कस द इमरजेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो उत्तर मौर्य काल में महायान बौद्ध धर्म के उद्भव की विवेचना कीजिए। तो आपको जो है महायान बौद्ध धर्म के उद्भव के बारे में बताना है उत्तर काल में, ठीक है, यानी कि उत्तर मौर्य काल में। तो उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, यानी कि अनेक से बदलाव हुए, जिनके परिणाम स्वरूप महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ, यानी कि इनका जो उदय हुआ। और यह बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा थी जिसने बुद्ध के व्यक्तित्व, भक्ति तथा करुणा को विशेष महत्व दिया। इस शाखा के उदय से बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, उत्तर मौर्य काल में महायान बौद्ध धर्म का उद्भव, तो नई शाखा का विकास हुआ। उत्तर मौर्य काल में बौद्ध धर्म के भीतर महायान शाखा का विकास हुआ। बुद्ध की पूजा, महायान में बुद्ध को केवल महान शिक्षक नहीं बल्कि ईश्वर तुल्य मानकर उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी, यानी कि ईश्वर के बराबर मानकर उनकी मूर्तियों की जो है पूजा की जाने लगी। इसके बाद आपका बौद्धिस्ट आदर्श, यानी कि इस शाखा में बौद्धिस्ट तत्व के आदर्श को विशेष महत्व दिया गया जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके बाद भक्ति और करुणा, महायान में ज्ञान के साथ साथ भक्ति, करुणा और जो लोक कल्याण पर बल दिया गया। धार्मिक प्रभाव, इस शाखा ने जो उत्तर मौर्य काल के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया तथा बौद्ध धर्म में विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट मौर्यन लिटरेचर, यानी कि उत्तर मौर्य साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर मौर्य साहित्य पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर मौर्य काल भारत साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में धार्मिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई और साहित्य ने न केवल तत्कालीन समाज और धर्मों की अभिव्यक्ति किया बल्कि जो भारतीय संस्कृति के संरक्षण और प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो आपका उत्तर मौर्य साहित्य है। और उत्तर मौर्य साहित्य में क्या है, बौद्ध साहित्य का विकास हुआ। उत्तर मौर्य काल में महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ साथ बौद्ध साहित्य का व्यापक विकास हुआ। धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई उत्तर मौर्य साहित्य में। इस काल में जो धर्म, दर्शन और नैतिक शिक्षाओं से संबंधित जो अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ, अनेक ग्रंथ का निर्माण हुआ। ठीक है, संस्कृत एवं प्राकृतिक का प्रयोग, तो साहित्य की रचना मुख्यतः संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं में की गई जिससे उसका व्यापक प्रसार हुआ। सांस्कृतिक महत्व, तत्कालीन साहित्य में समाज, धर्म और सांस्कृतिक जीवन का स्पष्ट चित्रण मिलता है। इसके बाद ऐतिहासिक महत्व है। उत्तर मौर्य साहित्य उस समय की धार्मिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक परिवर्तनों तथा बौद्ध विचारधारा के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द पॉलिटी ऑफ द बैक्टीरियन ग्रीक्स एंड द स्काथियंस, यानी कि बैक्टीरियन यूनानियों तथा स्थिनियों की शासन व्यवस्थाओं की तुलना कीजिए। तो दोनों के जो कंपेयर करके बताना है, दोनों के जो कि ये शासन व्यवस्था थी बैक्टीरियन यूनानी और जो आपका साइकेथियन है यानी कि स्थिनियों की। तो बैक्टीरियन यूनानी और स्थियन दोनों उत्तर मौर्य काल के प्रमुख विदेशी शासक थे। दोनों ने जो उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो यद्यपि दोनों की शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, यानी कि दोनों की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्र पर आधारित थी, फिर भी उनके प्रशासन में कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं थी, यानी कि कुछ जो अलग मतलब कि उनके प्रशासन में तो कुछ कुछ समानताएं थी, जो कुछ कुछ चीज़ें थी समान थी और कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ें थी दोनों के शासन व्यवस्था में। बैक्टीरियन यूनानियों तथा स्थिनियों की शासन व्यवस्थाओं की तुलना। शासन का स्वरूप, तो बैक्टीरियन यूनानी का शासन का स्वरूप कैसा था, तो ये राजतंत्रात्मक शासन था। और स्थियन का कैसा था, तो इसका भी जो शासन का जो स्वरूप था राजतंत्रात्मक शासन था। सर्वोच्च सत्ता जो बैक्टीरियन यूनानी था उनमें राजा सर्वोच्च शासक होता था, राजा सबसे ऊपर रहता था, और स्थियन में भी राजा जो सर्वोच्च शासक होता था। ये आपके समान है। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं दोनों का। तो बैक्टीरियन यूनानी जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन चलाया जाता था, और जो आपका स्थियन अब यानी कि शक है, तो इसका जो शासन व्यवस्था था ये प्रांतों का शासन क्षत्रपों द्वारा संचालित किया जाता था, यानी कि गवर्नरों के द्वारा संचालित किया जाता था। शासन की विशेषता, तो बैक्टीरियन यूनानी की व्यवस्था की जो विशेषता है, भारत एवं यूनानी प्रशासनिक परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। और स्थियन में जो क्षतप प्रणाली उनकी शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद राजनीतिक योगदान के बारे में देख लेते हैं। तो बैक्टीरियन यूनानी जो है उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने का प्रयास किया
और सिथियन यानी कि जो शक है, इसको शक भी बोलते हैं, तो विशाल क्षेत्रों को प्रभावी प्रशासन तथा सैन्य संगठन को सुदृढ़ बनाया। इसके बाद यहाँ से आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हुए, तो मैं जो सिर्फ इसके क्वेश्चन को देख लेता हूँ, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, बाकी इसका आंसर जो आप लोग PDF से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एग्जामिन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अंडर द सुंग्स, बैक्टीरियन, ग्रीक्स एंड स्कैथियंस, यानी कि सुंगो, बैक्टीरियन, यूनानियों तथा सिथियनों के अधीन राजनीतिक विकास का परीक्षण कीजिए। तो इनके तीनों के साथ जो आपको राजनीतिक विकास का परीक्षण करके बताना है, एग्जामिन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 2 है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिटी ऑफ द कुषाण्स, यानी कि कुषाणों के शासन व्यवस्था का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो कुषाणों के शासन व्यवस्था को आपको अच्छे से बताना है, एनालाइज करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है आपका, डिस्कस द एमरजेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ महायान बुद्धिज्म इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। तो उत्तर मौर्य काल में महायान बौद्ध धर्म के उद्भव एवं उसके महत्व की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, एवेलुएट द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड लिटरेचर। तो उत्तर मौर्य कला एवं साहित्य के विकास का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर मौर्य कला और साहित्य के बारे में आपको बताना है, मूल्यांकन करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एनालाइज द रिलीजियस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड। उत्तर मौर्य काल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। यहाँ तक हम लोगों ने जो कुछ क्वेश्चन आंसर देखे, जो कि 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन देखे आपके यूनिट 1 से, जो कि मेजर पेपर 2 हिस्ट्री था, सेशन 2025 से 29 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए। तो आप लोग जो PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, यानी कि यूनिट 2 के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक जो आप यूनिट 1 को अच्छे से तैयार कीजिए।